हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और यहाँ हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आपके आगामी एग्जाम जो भी हिंदी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं प्रतिभागी। तो यहाँ पर जो भी है आपका अभी तक तो टाइम में जो डेट का है उसमें कोई परिवर्तन का अभी तक कोई भी मेंशन नहीं किया गया है बीपीएससी की ओर से टीजीटी और पीजीटी को लेकर, जो कि आपको 5 अप्रैल का टाइम दिया गया है संभावित डेट। तो अभी तक उसके बारे में कोई ऐसा बदलाव नहीं देखा गया है या फिर कोई भी नोटिस नहीं आया है, क्योंकि अभी सब जो हैं अभी जो पेपर लीक की जो कंडीशन है उसी में सब व्यस्त हैं। तो हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है टीजीटी और पीजीटी वो संभावित डेट पर ही ली जाए। सॉरी। तो संभावित डेट पर ही हो सकता है कि ली जाए, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है बीपीएससी की ओर से कि अभी वो नकार रहे हैं कि कोई ठोस प्रमाण उनको चाहिए। पता नहीं अब कौन सा ऐसा ठोस प्रमाण चाहिए उनको कि वो एग्ज़ाम को रद्द करेंगे। तो ऐसा अब देखिए कि क्या कहा जा सकता है। अब आज और कल का डेट देख सकते हैं, जो भी निर्णय आएगा बीपीएससी की ओर से तो देखा जाएगा। वैसे मेरा थोड़ा सा गला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने जो प्रैक्टिस सेट है वो जारी रखते हैं, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे जो है वो देखना है। और यही उम्मीद के साथ कि अब ऐसा दोबारा ना हो किसी भी कैंडिडेट के साथ, जो कि अच्छे बच्चे हैं, मेहनती हैं, मेहनत से वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसा कंडीशन फिर से दोबारा ना मिले देखने, ये दुर्भाग्य ना हो बिहार का। और झारखंड का भी वही हाल है, जेपीएससी का भी देख रहे हैं कि क्या मामला चल रहा है। तो इस स्थिति में जो है हतोत्साहित हो जाते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि क्यों ना हो भला। इतना मेहनत करके बच्चे जाते हैं और एग्ज़ाम देकर आते हैं, और पता ये चलता है कि अब उनका जो आंसर की वजह उनका जो है पेपर ही रद्द होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सोचिए कि किस तरह लगता होगा। और ये भली-भांति जान सकते हैं, कोई टीचर ही समझ सकता है या फिर स्टूडेंट ही इस बात को समझ सकता है। तो छोटा नहीं करना है मन को। मैं जान रही हूँ कि थोड़ा-सा आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और नहीं लगता होगा इस स्थिति में, लेकिन जो भी है संभावित डेट जो है आप वही पकड़ कर चलना है आपको कि 5 अप्रैल को ही होना है एग्ज़ाम, यही सोचिए। और मुझे लगता है कि वो अगर एग्ज़ाम होता है तो अब इस तरह के जो कांड हैं वो दोबारा ना घटित हो, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, ठीक है। और हालांकि ऐसे झारखंड जो जेट का होने वाला है उसका भी मई जून में होना है, और अभी तो आचार संहिता को लेकर अभी कुछ परिवर्तन तो नहीं देखा गया है, जो कि पहले ही कंडीशन फुलफिल हो गया है तो उसे लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और इस चैनल से जुड़े। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलती है, और जो भी प्रैक्टिस सेट मैं करवाई हूँ अभी तक वो 6 to 8 में आपको जो साहित्य से और व्याकरण संबंधित जितने भी मैंने प्रश्न करा है वो वहाँ से आपको देखने मिल गया है। जो भी कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े हुए हैं शुरू से उनको पता होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। पहला प्रश्न है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। तो जन्म स्थान संबंधी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। तो मैथिलीशरण गुप्त जी का है जन्म स्थान चिरगांव, झांसी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। तो किस रचना पर मिला है ये आपको भलीभांति पता होनी चाहिए कि कौन सी रचना पर मिला है। तो ये मिला है साकेत पर, ठीक है।
साकेत पर मिला है। और साकेत किसकी रचना है? तो ये 1931 की रचना है मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो ध्यान रखना है, यशोधरा 1932 का है, ठीक है, और भारत भारती 1912 का है। तो ये सभी को डेट को आपको ध्यान में रखना है, और इसीलिए मैं बार बार आपको यहाँ पर डेट भी मेंशन कर देती हूँ साथ साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कर्म वाइज आपको पूछ लिया जाता है। इतिहासकार, इतिहास या फिर काव्य या फिर जितने भी कहानी उपन्यास संबंधित हैं, तो कर्म वाइज आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कोई भी कर्म वाइज आपको अगर पूछा जाए तो। चलिए अगला प्रश्न है, किसान, किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान के रचनाकार कौन है? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त ही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंक्ति से है, क्या है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये उक्ति है, पंक्ति है, किसकी है? तो ये जो है ये हरिओद जी का है। हरिओद जी ने इस उक्ति को कहा है कि कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। आप देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, तो ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है। अगला प्रश्न है कि हरि गीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है कि हरि गीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को, तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके मुकुरधर पांडे जी को, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो जयद्रथ वध जो है खंड काव्य है, और आपको महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, ये तीनों की जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही ये भी आपका होना चाहिए कि खंड काव्य कौन सा है, महाकाव्य कौन सा है, और प्रबंध काव्य कौन सा है। तो इस तरह अगर आपको पता है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, तैयारी अच्छी है आपकी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती जो कि 1912 में रचित है, और इसी रचना के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। मैथिली शरण गुप्त बहुत ही अच्छी है, तो इसमें राष्ट्रीय भावना निहित है। चलिए अगला प्रश्न है, पूजा फूल क्या है? पूजा फूल नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो पूजा फूल किसकी है? तो ये मुकुरधर पांडे जी का है। चलिए अगला प्रश्न है, किसे कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। किसे? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वज्र कोकिल की उपाधि किसे, किस कवि को मिली है? वज्र कोकिल की उपाधि किसे मिली है? तो ये सत्यनारायण कविरत्न जो कि बहुत ही फेमस कवि रहे हैं, ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की है। चलिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? तो ये हरिओद को बनाया गया था, ठीक है, हरिओद जी को। चलिए अगला प्रश्न है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का, यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है और पूछी जाती है, तो किसकी है ये पंक्ति? तो ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी का ही है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है दूध, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस तरह की ये पंक्ति है और बहुत ही अच्छी पंक्ति है, और ये यशोधरा से ली गई है, जो कि 1932 की ये रचना है। साकेत 1931 की है, भारत भारती 1912 की है, और प्रिय प्रवास 1914 की है, तो ध्यान रखना है सभी को। और प्रिय प्रवास जो है ये खरी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ये भी ध्यान रखना है, हरिओद जी का है। चलिए अगला प्रश्न है
कि मिलन खंड काव्य लिखा है, किसने लिखा है? तो मिलन जो है ये है राम नरेश त्रिपाठी जी का, ठीक है, मिलन। चलिए अगला प्रश्न है, वेद ने तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो किसकी है ये पंक्ति, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पंक्ति है ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी का ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कालिदास की निरंकुशता किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और इसका डेट पीरियड है 1911 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है। अगला प्रश्न है कि गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? और पहले भी प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न आ चुकी है, तो ये किसकी रचना है? तो ये श्रीधर पाठक जी का है, गुणवंत हेमंत। अगला प्रश्न है कि कुणाल किसने लिखा है? तो कुणाल किसने लिखा है? तो कुणाल लिखने वाले हैं डॉक्टर सत्येंद्र जी। चलिए अगला प्रश्न है, और एक यहाँ से प्रश्न मुझे याद आ गया कि कुणाल की आंखें, ठीक है, क्या कुणाल की आंखें ये किसकी रचना है? तो जरूर से आप कमेंट कीजिएगा कि कुणाल की आंखें जो है, यहाँ पर कुणाल आप देख रहे हैं जो कि डॉक्टर सत्येंद्र का है, कुणाल की आंखें किसकी रचना है और कौन सी विधा है, आप जरूर से कमेंट में कीजिएगा कमेंट। चलिए अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जो कि ब्रजभाषा में बहुत ही फेमस ये कवि रहे हैं, और इनका जो गंगा अवतरण है पूछा जा रहा है कि किस छंद में लिखा गया है? तो ये है रोला छंद में लिखा गया है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्री तिलक वंदना किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले हैं सत्यनारायण कविरत्न जी। अगला प्रश्न है, आधुनिक ब्रजभाषा के कवि नहीं हैं, तो कौन से नहीं है आधुनिक ब्रजभाषा के कवि? तो इसमें आ जाएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त नहीं है, बाकी हरिश्चंद्र जी हैं, सत्यनारायण कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये तीनों आएंगे आधुनिक ब्रजभाषा के कवियों में, लेकिन मैथिली शरण गुप्त नहीं आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में दिखाई देता है? तो किसमें दिखाई देता है? तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये कहने वाले मैथिली शरण गुप्त ही हैं, मैथिली शरण गुप्त में दिखाई जाता है, ठीक है। तो जैसा कि सूरदास में दिखाई देता है वैसा ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त में। अगला है कि महिषासुरवध काव्य ग्रंथ किसका है? तो ये कामता प्रसाद गुरु जी का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उलाहना पंचक, ठीक है, उलाहना पंचक नामक काव्य कृति किसकी है? तो उलाहना पंचक जो है ये है आपके गिरधर शर्मा नवरत्न जी का, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा गया? और ये तो मैंने इतनी बार ही आपको रटा रखा है कि आप देखते ही आंसर आप टिक कर दीजिएगा कि 1912 का है ये रचना, काफी महत्वपूर्ण है। रंग में भंग 1909 का है, ठीक है, जयद्रथ वध 1910 का है, साकेत 1931 का है। तो इस तरह आप मेरे साथ अगर करते हैं तो आपको साथ साथ आपको डेट भी याद होते जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है डेट को याद करना। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का कौन सा कवि अपने को कौटुंबिक कृति मात्र यानी कि कौटुंबिक मात्र कवि मात्र कहते हैं? तो कौन से ऐसे कवि हैं कि खुद को कौटुंबिक कवि मात्र कहते हैं? तो ये कहने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दैत्य वंश रावण नामक महाकाव्य किसने लिखा है? दैत्य वंश या रावण नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो ये हरदयालु सिंह जो हैं इन्होंने ही लिखा है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रीधर पाठक के बाद दूसरा स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि शुक्ल जी के अनुसार जो है श्रीधर पाठक तो पहले कौन है स्वच्छंदतावादी कवि जो कि पहले नंबर पे आते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? शुक्ल जी के ही अनुसार यहाँ पर
आपसे पूछा जा रहा है। तो दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, ऑप्शन देखते हैं। कौन आते हैं, मैथिली शरण गुप्त आते हैं, लोचन प्रसाद पांडे आते हैं, या राम नरेश त्रिपाठी आते हैं, या राय देवी प्रसाद पूर्ण जी आते हैं। कौन आते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके राम नरेश त्रिपाठी जी। ध्यान में रखना है, इसे काफी महत्वपूर्ण है। पहले नंबर पर श्रीधर पाठक और दूसरे नंबर पर राम नरेश त्रिपाठी। और आज का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, क्योंकि आज मैंने 30 ही प्रश्न लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, पंक्ति किसकी है। तो ये महत्वपूर्ण है वैसे सभी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने और सुनने में नहीं है, ये सभी पे भावी होना चाहिए ये पंक्ति। ठीक है, तो किसकी है ये पंक्ति, तो जो जानते होंगे तो सही आंसर अभी तक आप लगा चुके होंगे कि ये जो है ये कौन है कहने वाले, नाथूराम शर्मा जी। ठीक है, नाथूराम शर्मा जी। तो आज हम लोगों ने देखा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये 30 प्रश्न जो हैं काफी महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ डेट भी देखें कि किसका क्या डेट है। तो इस तरह से इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है इस तरह की प्रैक्टिस सेट करने का। और इससे आप अगर कंटिन्यूअस करते रहिएगा तो आपका दिमाग में प्रश्न ऑलरेडी रहेगा, और चाहे कोई भी सिचुएशन हो है, ठीक है, सभी को पता है, सभी के लिए पेपर ही कैंसिल हुआ है, सभी परिश्रम किए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप परिश्रम करना ही छोड़ दें, लेकिन इसको आप कंटिन्यूअस बना के रखिएगा। तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चुनाव आपका ही होगा लास्ट में, तो आप उससे घबराएं नहीं। जो होना है वो डिसीजन आपके सामने आ ही जाएगा कुछ देर में या कल फिर। ठीक है, लेकिन इससे आप घबरा कर या फिर दुख मनाए इसके कारण, तो ये कोई बात नहीं है। अब दुख मनाने की बजाय आप अच्छे से और परिश्रम करें, क्योंकि जब आग लगती है तो उसमें पानी ही देना चाहिए, ये नहीं कि उसको आग को और सुलगाना चाहिए, और वो अगर सुलगता है तो और भयंकर वो आग लगता है। तो इस तरह के माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि अब तो जो होना है वो हो गया, विभाग की गलती हो या फिर जिसकी भी गलती हो, बात वो अलग है, लेकिन उसके कारण अगर आप अपना परिश्रम पे ही पानी फेर दीजिएगा तो ये दूसरी बात है। इसीलिए आप पढ़ते रहें, और जो भी हो चुका है वो नहीं आने वाला है दोबारा, लेकिन हाँ, आगे जो होने वाला है उसके लिए परिश्रम करना आप नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उम्मीद करती हूँ मैं। तो आप पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, और आपके जो एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, संभावित डेट 5 अप्रैल को, तो उसे ही माइंड सेट कर कर रखें। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को यहाँ पर गंभीरता से लेंगे और खुद भी समझ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।